Hello everyone and welcome to Clat Point. So now we'll see कि February 2024 में कोर्ट ने क्या-क्या कहा और एक बहुत important केस है that we'll be discussing in the end, जो कि आपका लैंडमार्क केस है और आने वाले एग्जाम्स में it will play a big role. ये हम लोग का क्लैट पीजी 2025 का बैच है. प्लीज़ इसको देखें and enroll yourselves if you want to get going with your CLAT preparation. So the first case is Anand Dhawan versus Union of India. जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच थी. इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पिटिशन फाइल की गई थी और जो पिटिशनर्स थे उनका ये कहना था कि कम्युनिटी किचन्स होने चाहिए हैं हर यूनियन टेरिटरी और स्टेट में टू कॉम्बैट हंगर. इसके लिए वो चाहते थे कि डायरेक्शंस और स्कीम फॉर्मुलेट हो. ये बात उन्होंने कोर्ट में रखी. तो जो स्टेट्स थी उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऑलरेडी स्कीम्स हैं जैसे पोषण अभियान, टेक होम राशन, मिड डे मील, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं और कई सारी तो ऐसी हैं जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हैं, वो मॉनिटर कर रहा है. तो ऑलरेडी देर आर मेनी स्कीम्स इन प्लेस, ऐसा रिस्पेक्टिव स्टेट्स ने बोला कि ऑलरेडी बहुत है तो हम लोग को कम्युनिटी किचन सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है. इस पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग से राइट टू फूड प्रोवाइड नहीं करता जैसे राइट लाइफ के अंदर, जस्ट लाइक इट डजंट इंक्लूड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, right to food and other basic necessities. The Article 47 of the Constitution also provides that the state shall regard the rising level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duty. तो ये हमारा DPSP है. There being a systematic legal framework provided under National Food Security Act 2013 for implementation of the schemes and programs like targeted public distribution system, midday meal scheme, integrated child development services, and maternity cash entitlement, along with a monitoring mechanism and a grievance redressal mechanism. And the states and union territories have also implemented various other schemes. We do not propose to direct the state or union territories to implement the concept of community kitchens as prayed for by the petitioners. कोर्ट ने मना कर दिया कम्युनिटी किचन्स के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. और कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी एक एक्ट है, उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म है, उसके अंदर रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी है. तो क्योंकि थिंग्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, वी डू नॉट नीड अ न्यू स्कीम इन प्लेस. It is well settled that the scope of judicial service in examining the policy matters is very limited. तो जब भी कोई पॉलिसी मैटर होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है जुडिशल रिव्यू का, ये जो स्कोप है वो वहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट्स नहीं बोलते इवन थ्रू जुडिशल रिव्यू. The courts do not and cannot examine the correctness, suitability, or appropriateness of a policy, nor are the courts the advisor to the executive on matters of policy which the executive is entitled to formulate. अगर कोर्ट भी बोलने लगेगा पॉलिसी मैटर्स पे, एडवाइस करने लगेगा सरकार को कि कैसे करना चाहिए, तो क्या होगा कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करेगा. ठीक है. एंड वो जो हम लोग का एक प्रॉपर एक बाइफिकेशन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो कहीं ना कहीं हम लोग को मिलता हुआ दिखाई देगा. The courts cannot direct the states to implement a particular policy or scheme on the ground that a better, fairer or wiser alternative is available. तो कोर्ट ने कहा कि देखिए ये चीज़ ऑलरेडी चल रही है कि सबको खाना पहुंचाने का तरीका अलग अलग जो है वो स्टेट से लिए हुए हैं. हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं देखो कम्युनिटी किचन बेटर है. क्यों? क्योंकि ये काम पॉलिसी मैटर फ्रेम करने का, इस पर एडवाइस करने का, ये एग्जीक्यूटिव का काम है और हम लोग ये नहीं कर सकते. Legality of the policy and not the wisdom or soundness of the policy would be the subject of the judicial review. तो पॉलिसी मैटर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो पॉलिसी है वो लीगल है कि नहीं है, वो अच्छी है या नहीं है, उससे बेटर कोई और हो सकती है क्या, वो बहुत ही वाइज डिसीजन है कि नहीं है, ये सब पे कोर्ट टिप्पणी नहीं करता. फिर आता है भारती सेल्यूलर लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस भट्टी. अभी इसमें क्या पूछा गया था, सो बेसिकली द कोर्ट वाज डीलिंग विद द क्वेश्चन वेदर द सेल्यूलर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जैसे हम लोग के एयरटेल हो गया या जियो हो गया,
Can they deduct tax at the source under section 194H of income tax? The court answered in negative. कोर्ट ने कहा नहीं, ये कोई आपके ऊपर लीगल बाउंडिंग नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको वहीं पे डिडक्ट करना हो, एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करना हो. इस केस में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं उसको डिस्कस किया गया. तो कोर्ट ने कहा एजेंसी इज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप. कैसे है ट्रायंगुलर? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में एक रिलेशन होता है, एजेंट एंड थर्ड पार्टी के बीच में दूसरा होता है, एंड प्रिंसिपल एजेंट के बीच में तीसरा होता है. When we examine whether a legal relationship of a principal and agent exists, हम लोग को ये फॉलोइंग चीज़ें हैं which we have to take into consideration. पहला क्या है? The essential characteristic of an agent is the legal power vested with the agent to alter his principal's legal relationship with a third party and the principal's correlative liability to have his relations altered. अगर एजेंट कुछ गलती करेगा तो जो प्रिंसिपल है उस पर फर्क पड़ेगा. तो अगर एजेंट जाता है किसी थर्ड पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट करवाने और फिर कहता है कि हमको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसका कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी नहीं हो रहा. तो क्या हुआ? एक लीगल रिलेशन था प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जो एजेंट ने ऑल्टर कर दिया. ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये होनी चाहिए एजेंट के पास. As the agent acts on behalf of the principal, one of the prime elements of the relationship is the exercise of degree of control by the principal over the conduct of the activities of agent. कितना कंट्रोल है प्रिंसिपल का एजेंट के ऊपर? अगर कंट्रोल कम है तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रिलेशनशिप में आ जाएंगे. अगर कंट्रोल ज़्यादा है तो फिर वो मास्टर सर्वेंट में आ जाएंगे. तो ये जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है दैट मैटर्स, जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है या नहीं. The task entrusted by the principal to the agent should result in a fiduciary relationship. एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है प्रिंसिपल का अपॉन द एजेंट. अगर हमें पता है कि किसी और के कुछ कहने से हमारे लीगल रिलेशनशिप्स ऑल्टर हो सकते हैं एक थर्ड पार्टी के साथ, देन ऑब्वियसली आई शुड बी ट्रस्टिंग द एजेंट अ लॉट. ठीक है, एक कोई ऐसे ही इंसान को इंसान एजेंट बनाएगा. The fiduciary relationship is a manifestation of consent by one person to act on his or her behalf and subject to his or her control, and the reciprocal consent by the other to do so. तो दोनों तरफ से ये consent होता है. ये नहीं है कि हमने किसी को एजेंट बना दिया और उससे पूछा ही नहीं that do they even want to be my agent. ठीक है, फिर D. As a business done by the agent is on principal's account, the agent is liable to render accounts thereof to the principal. तो जितने भी accounts हैं, जो भी पैसे की बात है, वो सारा का सारा he is accountable to the principal, and also the agent is entitled to remuneration from the principal for the work he performs for the principal. अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, कलिंगा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा. इसमें वही बात की गई है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की. कोर्ट ने कहा कि जो पूरा केस है अगर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बेस्ड है तो फिर हम लोग को पंचशील प्रिंसिपल्स देखने होते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड इन दीज क्लासेस मैनी टाइम्स, कि पंचशील प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं. दीज आर 5 प्रिंसिपल्स जिससे ये देखा जाता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है क्या वो इनफ है कि हम लोग किसी को कन्विक्ट करें या एक्विट करें. Essentially, the circumstantial evidence comes into picture when there is absence of direct evidence. अगर direct evidence है तो circumstantial पे कोई क्यों जाएगा? For proving a case on the basis of circumstantial evidence, it must be established that the chain of circumstances is complete. कहीं पे भी एक भी loophole नहीं होना चाहिए, पूरी chain बननी चाहिए आपके circumstances की. It may also be established that the chain of circumstances is consistent with the only conclusion of guilt. और ये जो पूरा चेन है इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकालना चाहिए कि अब इसका ये मतलब है कि या तो इसने मर्डर किया वरना किसी और ने किया. नहीं, इसका मतलब है कि इसी ने मर्डर किया. अगर ये कंक्लूजन निकल रहा है तो ही हम लोग कहेंगे कि हाँ, जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं वो पक्के हैं और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनफ है. The margin of error in a case based on circumstantial evidence is minimal. For the chain of circumstantial evidence is essentially meant to enable the court in drawing an inference. The task of fixing criminal liability upon a person on strength of an inference must be approached with abundant caution. तो अगर हम लोग एक circumstantial basis पे कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा caution लेने की बात है,
बहुत कॉशियसली होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी लूप होल या गैप ना हो. Now comes one of the most major cases, Association for Democratic Reforms versus Union of India. ये 5 जजेस बेंच थी. इनके सामने एक क्वेश्चन आया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़, कि क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है. नाउ इट वॉज अ 5 जज बेंच. जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा. सब ने यूनानिमसली बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना अलग जजमेंट लिखा है, लेकिन वो भी सेम लाइन्स में लिखा है. सो ही इज़ नॉट डिफरिंग. जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट को ऑथर किया है एंड जस्टिस खन्ना ने अपना जजमेंट खुद लिखा है. ठीक है. तो अभी क्या हुआ था कि आर्टिकल 32 के अंडर चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. क्या हुआ था कि फाइनेंस एक्ट आया 2017 का. ठीक है. और ये लेके आए थे हम लोग के जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे अरुण जेटली. उनका ये मानना था कि ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं है हम लोग के पूरे इलेक्टोरल फाइनेंस सिस्टम में. ठीक है. कि जो जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे मिलता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है. तो ये कहते हुए ही ब्रॉट द आइडिया ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड. नाउ ironically, the reason why the court has called it unconstitutional is because it's not transparent. ठीक है. हम लोग देखेंगे कि कोर्ट ने क्या क्या कहा. Now what you need to understand is कि फाइनेंस एक्ट जो है, अब जैसे कोई भी IPC में अगर कोई आपका अमेंडमेंट आया, तो ये भी हो सकता है कि वो अमेंडमेंट सिर्फ IPC में आया हो, पर अगर वो कनेक्टेड है 3-4 और लॉज से, उसी जैसा, फॉर एग्जांपल अगर ये आता है कि जैसे रेप लॉज जो हैं, ठीक है, अगर वो किसी माइनर के लिए चेंज होते हैं कि किसी माइनर का अगर रेप हुआ है तो उसका लॉ चेंज हुआ, तो वो IPC में भी चेंज होगा, वो पॉक्सो में भी चेंज होगा. ठीक है. तो वो जितने भी कनेक्टेड लॉज हैं सब में चेंज होगा. ऐसे ही जो फाइनेंस एक्ट है 2017 का, ये इसने बहुत सारे और प्रोविजंस को अमेंड किया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को अमेंड किया. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो कि गवर्न करता है MLAs और MPs के सारे बिहेवियर्स को, उनका क्रिमिनल चार्ज लग जाए कुछ तो, एट्सेट्रा. इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट. ठीक है. ये 4 एक्ट से और भी थे, लेकिन ये 4 बहुत मेजर थे. इवन IT एक्ट चेंज हुआ था जिसमें चेंजेस आए. ठीक है. तो इट्स नॉट जस्ट फाइनेंस एक्ट, देयर आर मेनी एक्ट जो उस फाइनेंस एक्ट के तहत चेंज हुए. अच्छा, अब कहा क्या था पेटिशनर से? उन्होंने कहा था कि ये प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है. तो आर्टिकल 14 आपका जा रहा है क्योंकि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है. दूसरा आर्टिकल 19(1)(a) जहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो वायलेट हो रहा है. हम वोटर हैं, हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि हम किस इंसान को वोट कर रहे हैं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी कितनी मनी लिक्विडेटेड है, कितना उसके पास, व्हाट ऑल डू दे होल्ड, कहाँ कहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, एवरीथिंग. ऐसे ही हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हैं, उसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, वो कहाँ से पैसा ला रहा है, एंड हु आर फंडिंग देम, ये भी जानना हमारा हक है, हमारा अधिकार है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), क्योंकि तभी हम एक इन्फॉर्म्ड वोटर बनेंगे. ठीक है. The Companies Amendment Act 1985 was amended section 293A. अब ये पूरी बात कि ये क्या हुआ है, इसके जो फैक्ट्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं ये इसी जजमेंट से ही पूरा आई टेकन, एंड हम लोग इसी समझेंगे कि क्या फैक्ट से कैसे चेंजेस आए, क्या इम्पैक्ट रहा. ठीक है. इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है. नाउ कंपनीज एक्ट 1985 था, उसको अमेंड किया गया, उसका 293A सेक्शन, to permit the contributions to political parties and for political purposes once again. ठीक है. ये तब की बात है. यहाँ पे हम लोग ने एंटर किया कि भैया आप पॉलिटिकल पर्पस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो. कोई भी जो पार्टी है, इनफैक्ट मतलब कोई भी, अगर आपको पता है कि देयर इज एनी एक्टिविटी दैट इज पॉलिटिकल बीइंग कैरीड आउट, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, और आप जो है वो पब्लिकली यू कैन सपोर्ट बाय गिविंग डोनेशंस. Further, the direct and indirect expenditure by companies on advertisements by or on behalf of political parties or publications for the advantages of political party were also regarded as contribution. तो आप उनकी तरफ से एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी,
तो वो सब माना जाएगा कि आपके पॉलिटिकल पर्पस के लिए यू आर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टी. The aggregate of the amount contributed in any financial year shall not exceed 7.5% of average net profits during the 3 immediately preceding financial years. ये हम पहले का बता रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज. ये अभी का नहीं है, ये 1985 के अमेंडमेंट की बात हो रही है. ठीक है, कि उसमें क्या था कि भाई ठीक है, आप कितना क्या कर सकते हैं, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. अपनी सारी की सारी कंपनी के पैसे दे सकते हैं उनको? नहीं, आप सिर्फ 7.5% दे सकते हैं. इससे पहले सिर्फ 5% अलाउड था, इन्होंने बढ़ा के 7.5 किया. फिर क्या था कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका रेजोल्यूशन आए, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, वो डिसाइड करें कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करना है और तब वो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे. उसके बाद सब सेक्शन 3 ऑफ 182 क्या कहता था कि एवरी कंपनी जो भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में any amount that you contribute to a political party during the financial year with specific particulars of the total amount contributed along with the name of the political party. तो क्या था, ठीक है, आप डोनेट करिए, 7.5% करिए, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से करिए, और आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बताइए कि आपने कितना आपने डोनेशन किया है और किस पॉलिटिकल पार्टी को किया है. तो ये था हमारा पहले का स्टैंड. अब क्या हुआ, अब आया फाइनेंस एक्ट 2017 और उसने चेंजेस लाए. उसने क्या चेंजेस लाए? पहले तो उसने कहा कोई कैप नहीं है, 7.5 नहीं, तुम्हें अपनी सारी कंपनी का एक एक पैसा अगर उठा के एक पॉलिटिकल पार्टी को देना है तो दे दो. ठीक है. दूसरा क्या बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बात डिस्क्लोज भी नहीं करनी पड़ेगी. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, हाउ मच हैव यू कॉन्ट्रीब्यूटेड, टू विच पॉलिटिकल पार्टी यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, आपको कुछ नहीं बताना है. फिर सबसेक्शन 3A इंट्रोड्यूस हुआ. उसमें क्या कहा गया कि बाय विच अ कंपनी कुड कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टी ओनली बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. आप सिर्फ इन्हीं तरीकों से कर सकते हैं, और एनी इंस्ट्रूमेंट इशूड पर्सुएंट टू एनी स्कीम. तो लॉ जैसे डिसाइड करेगा आप उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हैं. सिर्फ कैश नहीं देना है, कैसे भी करो. अलॉन्ग विद दिस फाइनेंस एक्ट 2017 ने अमेंडमेंट लाया, सेक्शन 13A लाया IT एक्ट में. उसमें क्या बोला कि political party was not required to maintain the record of contributions if the contribution was received by electoral bonds. फाइनेंस एक्ट ने कहा कि अगर आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो है वो डोनेट करें, जैसे कि आप बी पॉइंट में देख सकते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी मस्ट रिसीव डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000. अगर 2000 रुपीज से ज़्यादा आप डोनेट कर रहे हो, 2000 रुपीज़ आप डोनेट कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर, तो आप कैश में कर सकते हैं. अदरवाइज चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू अ इलेक्टोरल बॉन्ड. अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड से करेंगे तो फिर आपको ये बात अपने रिकॉर्ड्स में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप ये बिल्कुल ना दिखाइए कि आपने कंट्रीब्यूशन किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को. कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. यही बात यहाँ पे कही गई कंपनीज एक्ट में, और इसी का कोरस्पॉन्डिंग जो है वो IT एक्ट में भी डाल दिया गया. फिर क्या हुआ कि इलेक्शन एंड अदर रिलेटेड लॉज एक्ट 2003 को भी अमेंड किया गया. RPA का सेक्शन 29C डाला गया और कहा गया कि ईच पॉलिटिकल पार्टी टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड. द प्रोविजन वाज अमेंडेड. पहले ये था कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी को बताना होता था कि आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहे हैं. अब अमेंड करके कह दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है डिस्क्लोज करने की कि कौन कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर वो चीज़ आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आई है. अगर किसी ने बैंक पेमेंट किया है तो ठीक है, अगर आपके चेक से है तो वो सब तो दिख जाएगा. अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से किया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है. तो अब इफ़ यू हैव गिवन मी मनी, सो दो ही तरीके हैं ना इसको पता लगाने के, या तो आप इसको डिस्क्लोज करें या तो हम इसको डिस्क्लोज करें. आपके ऊपर से भी वो ऑब्लिगेशन हटा दिया गया, हमारे ऊपर से भी हटा दिया गया. तीसरा क्या बचता है, बैंक, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड है तो भी बैंक के ही थ्रू होगा. तो अभी आप आगे चल के देखेंगे कि उनके ऊपर से भी ऑब्लिगेशन हटा दिया गया था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का ट्रांसफर है तो मत बताओ कि किसने किसको किया है. सो दिस अंडरस्टैंड दैट बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस ऑल्सो. ठीक है, ऑल्सो फिर कैसे पता चलेगा किसी के पास कितना ब्लैक मनी है? कोई पैसा अनअकाउंटेड मनी इज द ब्लैक मनी. ठीक है, आप जो पैसे पे टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप जो पैसा डिक्लेयर नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लैक मनी. अब आपके पास ये कहने को हो जाएगा इफ एनीबडी आस्क कि एक कंपनी से कि भाई इतना पैसा कहाँ है, तो सिंपली ये कहना होगा ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हमने दिया है.
अब आप ना आपके ऊपर उसकी डिटेल्स को मेंटेन करने का कोई वो है जिम्मेदारी है, ना ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को रखे कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ से आया है। तो कैसे पता चलेगा इफ़ यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट, है ना? तो इस वजह से अपनी ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने का तरीका मिल रहा था लोगों को, ठीक है, विच वॉज वन ऑफ द पॉइंट्स जिसके तहत कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। नाउ इफेक्ट क्या था इन सारे अमेंडमेंट्स का? पहला ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक नया तरीका था जिसके थ्रू फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए जा सकते थे पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ज़रूरत नहीं थी डिस्क्लोज करने की कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तीसरा ये कि कंपनीज में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो बताएं कि वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और ये अनलिमिटेड हो सकता था। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड था? तो 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखा कि ये जो सारा का सारा आपने अमेंडमेंट लाया है, इट विल हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि कहीं किसी को ना कुछ पता है, ना ही किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी है कि वो जो है वो कोई भी रिकॉर्ड रखे इन ट्रांजैक्शंस की। तो सीरियस इम्पैक्ट होगा ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पॉलिटिकल फाइनेंस एंड फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या ये लेजिट सोर्सेज हैं, कौन से लोग हैं जो ये पैसे दे रहे हैं, इज दिस द करेक्ट मनी दैट शुड बी कमिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी? बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो उन लोगों ने कहा कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग वुड इंक्रीज द यूज ऑफ ब्लैक मनी फॉर पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू शेल कंपनीज। खूब शेल कंपनीज बनेंगी इस तरह से। Second, capped corporate funding ensured that only profitable companies with a proven record could donate to political parties. जो पहले था 7.5% ऑफ द प्रॉफिट जो आपने 3 साल बनाया है, तो ये पता था कि भाई ये अच्छी प्रॉपर कंपनीज हैं, दीज आर लेजिट कंपनीज डूइंग प्रॉपर वर्क, इनके पास अपना प्रॉफिट है और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और तब ये आपको डोनेशंस कर रही है। अब वो भी हट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के फीचर्स क्या थे? एक ये था कि बॉन्ड में बी परचेज बाय अ पर्सन और बाय अ इनकॉर्पोरेटेड और स्टैब्लिश इन इंडिया, ठीक है, बाय अ पर्सन एज अ सिटीजन या फिर कोई कंपनी जो कि इंडिया में। इलेक्टोरल बॉन्ड कैन ओनली बी एनकैश्ड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी। द बॉन्ड इज वैलिड फॉर 15 days। 15 दिन बॉन्ड जो है वो में एनकैश हो जाना चाहिए। अगर वो एनकैश नहीं किया गया तो वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में चला जाएगा, यानी कि सरकार के फंड में वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा अगर आपने 15 दिन में उसको नहीं बॉन्ड को एनकैश कर लिया। द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द बायर इज टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल एंड बाय द ऑथराइज्ड बैंक। तो बैंक इसको एज कॉन्फिडेंशियल ट्रीट करेगा और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देगा। और ऑथराइज्ड बैंक कौन है? उन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑथराइज्ड बैंक। इसीलिए इफ यू रिमेंबर, सब लोग अभी आपने अगर इंस्टा पे देखा हो, आपने अपने सोशल मीडिया पे देखा हो कि सब कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर देयर वर मेनी मीम्स के उनको लंच टाइम नहीं मिल रहा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाई? बिकॉज दैट इज द बैंक थ्रू विच ऑल दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर टेकिंग प्लेस। वो जो पूरा सर्कुलेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स था वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा था। तो जब कोर्ट ने कहा कि चलो सब बताओ कि किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ पे गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास काम आया कि भैया अब जितने भी ट्रांजैक्शंस में यू हैव टू टेल। अभी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ये मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी हैं, ये बहुत आर्बिट्ररी है। एक तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंट्रीब्यूशन कंपनीज कर रही हैं, इंडिविजुअल्स कर रही हैं, उन्हें एक सा ले रहे हैं। सेकेंडली, परमिटिंग अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनीज in political and governance process is violating the principle of free and fair election. Now, see, understand it from a perspective of a law student, ठीक है? अगर अगर कोई कंपनी है, ठीक, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेट्स से XYZ पॉलिटिकल पार्टी को, I don't even know what to quote the figure, 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देती है, जस्ट एन एग्जाम्पल। वो पॉलिटिकल पार्टी, पैसा बहुत चाहिए होता है कैंपेनिंग में, स्पेशली अब तो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद आप यही सारा पैसा यूज़ करेंगे जो आपके पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑलरेडी है। अब वो पैसा यूज़ करके कैंपेनिंग करके एवरीथिंग, एंड द पार्टी विंस, वो पार्टी जीत जाती है इलेक्शन। डू यू थिंक
एज अ वोटर कि अब जिस बिजनेस ने, जिस कंपनी ने इतना डोनेशन दिया है इस पॉलिटिकल पार्टी को, जो आज की तारीख में मतलब अब इलेक्शन हो गया और वो जीत गई, ठीक है, अब उसके बाद इस कंपनी का क्या कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा सरकार पे? क्या इस कंपनी को कोई फायदे नहीं दिए जाएंगे सरकार के थ्रू? वाई विल अ बिजनेस पर्सन इन्वेस्ट सो मच इन पॉलिटिकल पार्टी विदाउट वांटिंग एनीथिंग इन रिटर्न? क्या उन्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए? वो एनजीओ तो नहीं खोले हुए हैं ना, है ना? अगर उन्हें समाज सेवा करनी होती तो वो एनजीओ खोल लेते, बट वो नहीं हो रहा। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहे हैं बिकॉज उनको भी बदले में कुछ चाहिए होगा। एंड एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट आपको ये हमेशा लगेगा कि अच्छा, क्योंकि इन्होंने इधर कंट्रीब्यूशन दिया तो अब सरकार इनको जो है वो दे विल बी बाइस्ड टुवर्ड्स दैट। तो ये जो पूरा गेम ऑफ बाइसेस है, ये पूरा जो एक तरह से कंपनीज, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज फिर पूरी सरकारें चलाने लगेगी एंड आर डेमोक्रेसी विल बी अंडर थ्रेट। क्योंकि अब क्या होगा कि हम लोग वोट करके एक को ला रहे हैं कि हम लोग की सेवा करें, तो हम लोग की सेवा नहीं होगी, जो पैसे दे रहा है उसकी सेवा होगी, तो वो डेमोक्रेसी का थ्रेट बन जाएगा, ठीक है? इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कोर्ट ने कहा कि वायलेट हो रहा है। ट्रीटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग कंपनीज वर ट्रीटेड लाइक, ये भी कोर्ट ने कहा ये गलत है, arbitrary है. The observations made above must not be construed to mean that the legislature cannot place a cap on the contributions made by individuals. The exposition is that law must not treat companies and individuals alike because of variance of the degree of harm on fair and free elections. एक इंडिविजुअल जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक इंडिविजुअल का जितना इन्फ्लुएंस होगा एक पॉलिटिकल पार्टी पे, उसको और एक कॉर्पोरेट हाउस का कितना होगा, आप उसको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट हाउस का कई ज़्यादा होगा, उसकी डोनेशन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप कॉर्पोरेट हाउसेस को इतना अनलिमिटेड डोनेशन अलाउ कर दो, एंड वो भी नॉन ट्रांसपेरेंट। तो कोर्ट ने कहा कंक्लूड करते हुए कि ये सारे जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ये वायलेटिव है 19(1)(a) के एंड आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और कोर्ट ने कहा ये जो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन है दिस इज आर्बिट्ररी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। फर्दर डायरेक्शंस दिए कोर्ट ने कि अब ऐसा है, जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है, आगे नहीं हो सकता है। इशूइंग बैंक शैल स्टॉप द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू नहीं हो सकते। दूसरा कोर्ट ने कहा कि एसबीआई के पास सारे डिटेल्स हैं क्योंकि दैट्स द ओनली बैंक जो ऑथराइज बैंक था, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है वो टिल 12 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स आपके पास जितने भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स हैं, आप सारे के सारे परचेजर्स के नाम एंड डिनोमिनेशन के कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया है ये आप ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताइए कि किसने भेजे हैं पैसे और कितने भेजे हैं। ये भी कहा कोर्ट ने कि एसबीआई को ये भी सबमिट करना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने रिसीव किया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ये सारे द डोनेशंस, ये भी आप ईसीआई को बताओ। फर्दर कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी इतनी इन्फॉर्मेशन का? कोर्ट ने कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो विद इन 3 वीक्स आपको ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट दैट इज 6 मार्च 2024 सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने वेबसाइट पे डालिएगा। एसबीआई से कहा कि 6 मार्च तक की सारा आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, और फिर इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन विद इन 1 वीक आप अपने वेबसाइट पे डालिए, ठीक है? तो एसबीआई को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका डेट तय कर दी। इस डेट तक की एसबीआई ने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली थी, जिसकी वजह से आगे सारा मार्च में देन इट ऑल कंटिन्यू कि भाई 6 मार्च को कहा गया कि क्योंकि नहीं निकाला है तो फिर से केस किया गया और कोर्ट को बताया गया कि भाई आपने कहा था 6 मार्च तक की, लेकिन एसबीआई ने नहीं दिया है। तभी कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि एसबीआई को डायरेक्शन दिया कि आप सारा का सारा जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप ईसीआई को फौरन दीजिए। फिर ये कहा कोर्ट ने कि ये जो 15 डेज वाली बात थी कि अगर 15 डेज में इनकैश नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश नहीं किया, तो वो वापस हो जाएगा पैसा प्राइम मिनिस्टर फंड में। तो कोर्ट ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इट शैल बी रिटर्न टू द पॉलिटिकल पार्टी या द परचेजर हुएवर इज इन पोजेशन ऑफ द बॉन्ड, ठीक है? सो ये सारे डायरेक्शंस है कोर्ट के। इस वजह से कोर्ट ने
सारे इतनी बड़ी एक स्कीम को उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड ये एक थरली यूनानिमस डिसीजन था. So that's important. Keep revising this because in all your upcoming exams, if nothing, आपसे कम से कम नाम तो पूछा जाएगा इस केस का. So that's all. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.